हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग भू-आकृतियां तथा उनका विकास पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग पृथ्वी के स्थलखंड पर मौजूद विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियां आप लोग देखते हैं, इनके बनने के पीछे कुछ कारक उत्तरदायी हैं, जैसे कि प्रवाहित जल है, भौम जल है, हिमनद है, या फिर तरंग अथवा धाराएं हैं, पवने हैं। तो इन सब कारकों की वजह से भू-आकृतियों का निर्माण होता है। स्थलखंड के छोटे से लेकर मध्यम आकार के जो भूखंड होते हैं, इनको स्थलाकृति या फिर भू-आकृति कहा जाता है। और जब बहुत सारी जो स्थलाकृतियां या भू-आकृतियां मिल जाती हैं तो एक बड़े भूदृश्य का निर्माण करती हैं। और भूदृश्य जो है हमारे पृथ्वी के भूतल का एक बड़ा भाग है। प्रत्येक भू-आकृति की अपनी भौतिक आकृति होती है, आकार होता है और कुछ पदार्थ होते हैं जिनसे मिलकर ये बनती है। और यहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं और जो कारक हैं ये भी यहाँ पर उत्तरदायी होते हैं जो कि इसका निर्माण करते हैं। देखिए, कारकों में जो है प्रवाहित जल है, भौम जल है, हिमनद है, पवने हैं, तरंग अथवा धाराएं हैं। तो ये सब कारक हैं जिनसे मिलकर ये बनती हैं। भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के जो बनने की प्रक्रिया होती है वो काफी ज्यादा धीमी होती है, यानी कि इनकी जो भू-आकृतिक प्रक्रियाएं होती है काफी धीमी गति से कार्य करती हैं। यानी इनको बनने में, इनके आकार के बनने में एक लंबा समय लगता है। ये कोई 1 या 2 वर्ष का परिणाम नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पर कई सौ साल या हजारों साल लग जाते हैं, तब इनका निर्माण होता है। इसके अलावा जलवायु संबंधी बदलाव हैं या फिर जो आपके वायुराशियों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन की वजह से जो भू-आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनकी गहनता से या स्वयं ये प्रक्रियाएं जो होती हैं ये स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कहने का लोग ये है कि अगर जलवायु संबंधी बदलाव हो या फिर जो वायुराशियां हैं, यानी कि जो प्रवाहित वायु है, वायुराशियां हैं, अगर उनका ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज संचलन, धरातल के समतल में क्षैतिज संचलन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन भू-आकृतिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब कारकों से प्रेरित होकर भू-आकृतिक प्रक्रियाएं जो होती हैं या तो इनसे या फिर स्वयं से परिवर्तित हो जाती हैं। अब देखिए, यहां पर बताया गया है कि भू-आकृति के विकास का अर्थ क्या है। भू-आकृति के विकास का अर्थ यह है कि भूतल का जो एक भाग है, इसमें एक भू-आकृति का दूसरी भू-आकृति में या फिर एक भू-आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं भू-आकृति का विकास हुआ है, तो इसका मतलब यह होता है कि जो भू-आकृति है या तो वो किसी दूसरी भू-आकृति में परिवर्तित हो गई है, या फिर एक भू-आकृति का एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तित होना है वही भू-आकृति का विकास है। स्थल रूप के विकास की तुलना जीवन की जो अवस्थाएं हैं उनसे कर सकते हैं। यानी हमारे पृथ्वी के स्थलखंड पर जो भू-आकृतियां हैं उनके विकास की तुलना जो है हम जीवन की अवस्थाओं से कर सकते हैं। जैसे हमारे जीवन में युवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, ठीक वैसे ही भू-आकृतियों के जीवन में भी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आती है। तो उस हिसाब से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब यहां पर प्रवाहित जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बात की गई है। देखिए, अत्यधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें प्रवाहित जल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण भू-आकृतिक कारक होता है और ये धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी भी होता है। प्रवाहित जल के 2 तत्व होते हैं। इनमें एक तो परत प्रवाह आ जाता है जिसको सीट फ्लो कहा जाता है, और दूसरा आ जाता है रैखिक प्रवाह। देखिए, परत प्रवाह का मतलब ये है कि धरातल पर जो सरफेस है उससे परत के रूप में बहने वाला जो पानी होता है उसको परत प्रवाह में रखा जाता है। रैखिक प्रवाह या फिर लीनियर फ्लो या फिर इसको चैनल फ्लो भी कहा जाता है, इसमें घाटियों में, नदियों या सरताओं के रूप में बहता हुआ जल है ये आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सरफेस पर जो पानी बह रहा है, परत पर जो पानी बह रहा है, इसको ओवरलैंड फ्लो या फिर सीट फ्लो कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक नदी में एक धारा के रूप में पानी बह रहा है, इसको लीनियर फ्लो या फिर चैनल फ्लो भी कहा जाता है। प्रवाहित जल के द्वारा निर्मित जो अधिकतर स्थलाकृतियां होती हैं ये अपर्दित स्थल रूप होते हैं जो कि नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित होते हैं। देखिए, जैसा कि आपने नदियों के बारे में पढ़ा होगा कि नदियां जब पर्वतीय भागों से निकलती हैं उस समय इनका ढाल काफी ज्यादा तीव्र होता है, और तीव्र ढाल होने की वजह से इनका वेग जो होता है प्रचंड होता है। प्रचंड वेग के कारण नदियां जो हैं अपनी युवावस्था में जमकर अपर्दन करती हैं, और जैसी नदी जो है अपनी मध्यावस्था में मैदान में पहुंचती है वैसे वैसे इसका वेग कम होता जाता है। वेग कम होने की वजह से क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं जिनका ये अपर्दन इसने किया है, जिसको ये अपने साथ बहाकर ला रही है, इसको ये मैदानी इलाकों में निक्षेपित करना स्टार्ट कर देती है। तो यहां पर वही प्रक्रिया समझाई गई है कि अपनी युवावस्था में यहां पर अपर्दन बहुत ज्यादा होता है, और जैसे ही ये मध्यावस्था में पहुंचती है, जब इसका वेग कम हो जाता है, तो यहां पर वेग कम होने की वजह से पदार्थों का निक्षेपण आरंभ हो जाता है। जब लगातार अपर्दन की वजह से नदी तल जो है समतल हो जाए
तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है। अधोमुखी का मतलब होता है नीचे की तरफ कटाव, नदी का या फिर प्रवाहित जल का अपने नीचे की तरफ जो कटाव होता है उसको अधोमुखी कटाव कहते हैं। और तटों का जो पार्श्व संवर्धन है, इसके बढ़ने से पहाड़ियां और घाटियां जो होती हैं ये समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, जब अधोमुखी कटाव यानी नीचे की तरफ जो कटाव है ये कम हो जाता है तो नदी क्या करती है, अपने किनारों का कटाव करती है, यानी पार्श्वों का कटाव करती है। ये दोनों साइड के जो पार्श्व होते हैं इनका कटाव करती है। और पार्श्व जो होते हैं जब इनका लगातार कटाव होता जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, पहाड़ियां और जो घाटियां होती हैं ये समतल मैदानों में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था कि आपके प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक तो यहाँ पर परत अपरदन है यानी परत प्रवाह है, और दूसरा जो है रैखिक प्रवाह है। तो परत प्रवाह को स्थलगत प्रवाह भी कहा जाता है, और स्थलगत प्रवाह जो है ये आपके परत अपरदन का सबसे बड़ा कारण है। परत प्रवाह जो है ये संकीर्ण या फिर विस्तृत मार्गों में भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर स्थलगत प्रवाह के बारे में बताया गया है कि प्रवाहित जल में बहाकर लाए गए तलछटों के घर्षण की वजह से छोटी और तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं, और ये धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। यानी जो आपका परत के रूप में जो प्रवाहित जल है, तो परत के रूप में प्रवाहित होने वाले जल में क्या होता है, यहाँ पर तलछट या अवसाद भी होते हैं। तो तलछट या अवसादों के प्रवाह की वजह से यहाँ पर क्या होता है, धरातल में घर्षण होता है, और घर्षण होने की वजह से धरातल में छोटी और तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं, और बाद में ये क्षुद्र सरिताएं और ज्यादा लंबी और गहरी होकर अवनालिकाओं का रूप ले लेती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले यहाँ पर रिल बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर पहले क्षुद्र सरिताएं बन रही हैं, और बाद में ये बड़ी और गहरी अवनालिकाओं का रूप ले लेती हैं। बड़ी जो गली है इसका रूप यहाँ पर ले लेती हैं। और अवनालिकाएं भी जो है कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी और लंबाई में और ज्यादा विस्तृत होकर ये एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं, और ऐसे करके यहाँ पर एक घाटियों का जाल बनाती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो स्थलगत प्रवाह है उसमें सबसे पहले क्या बनता है, तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं, बाद में यही सरिताएं बड़ी होकर अवनालिकाएं बनाती हैं, और अवनालिकाएं और ज्यादा विस्तृत, गहरी और चौड़ी होकर क्या है, एक घाटियों का जाल तैयार करती हैं। अब देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर हम स्थलगत प्रवाह में बात कर रहे हैं, यानी आपका जो परत प्रवाह है उसमें बात कर रहे हैं। तो यहां पर प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, यानी प्रारंभिक अवस्था जो होती है परत प्रवाह की उसमें नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड कटिंग है ये बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से यहां पर अनियमितता, जैसे जलप्रपात या सोपानी जलप्रपात जो होते हैं ये लुप्त हो जाते हैं। देखिए, सोपानी जलप्रपात का मतलब क्या है कि जब जल सीढ़ी के रूप में उतरता है, आपने देखा होगा सीढ़ी नुमा जो प्रपात होते हैं इस तरह के, उन्हें कैस्केड वाटरफॉल कहा जाता है। तो सीढ़ी नुमा या सोपानी जलप्रपात जो होते हैं इसकी प्रारंभिक अवस्था में लुप्त हो जाते हैं। परत प्रवाह की जो मध्यावस्था है इसमें सरिताएं जो होती हैं यानी जो धाराएं होती हैं वो नदी तल में धीमा कटाव करती हैं, और यहां पर घाटियों में पार्श्व संवर्धन बहुत ज्यादा होता है। कालांतर में क्या होता है, कालांतर में घाटियों के किनारों की जो ढाल है ये मंद हो जाती है, और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें जगह जगह पर अवरोधी चट्टानों के अवशेष देखने को मिलते हैं, जिन्हें मोनाडनॉक कहा जाता है। और नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के जो मैदान होते हैं ये संप्राय मैदान या फिर पेनी प्लेन कहलाते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 डायग्राम दिए गए, ए, बी और सी, है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं धीरे धीरे करके जो परत प्रवाह है उसके क्या हो रहा है कि यहाँ पर बाद में जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर नदी घाटी को और ज्यादा चौड़ा कर दे रहा है। तो और ज्यादा चौड़ा करने की वजह से क्या है, यहाँ पर एक संप्राय मैदान या पेनी प्लेन का विकास हो रहा है, जिसमें जगह जगह पर यहाँ पर आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं जगह जगह पर यथातथ अवरोधी चट्टानों के अवशेष देखे जा सकते हैं, जिन्हें मोनाडनॉक कहा जाता है। अब देखिए, जो रैखिक प्रवाह है, अब तक तो हमने परत प्रवाह की बात की, अब जो रैखिक प्रवाह है यानी जो चैनल के रूप में बहने वाला पानी है उससे निर्मित जो स्थल रूप है उनके बारे में बताया गया। तो रैखिक प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था के जो स्थल रूप है उनके बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि युवावस्था की। देखिए, युवावस्था में जो नदियां होती हैं इनकी संख्या बहुत कम होती है, और नदियां जो होती हैं उथली होती हैं, और उस समय इनका बेग, चूंकि उस समय पर्वतों से निकलती हैं, तो पर्वतों से निकलने की वजह से यहाँ पर इनका ढाल तीव्र होता है और बेग प्रचंड होता है। तो बेग प्रचंड होने की वजह से यहाँ पर बी आकार की ये घाटियां बनाती हैं, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित होते हैं, या फिर सक्रिय बाढ़ के मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। देखिए, युवावस्था में जो नदियां होती हैं यहाँ पर इन नदियों के जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत और समतल होते हैं, और इनमें दलदल या झीलें होती हैं। यानी कि युवावस्था में इनके जो जल विभाजक होते हैं काफी ज्यादा चौड़े होते हैं, समतल होते हैं, और जिनमें दलदल या झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्ग विकसित हो जाते हैं। यानी कि जो युवावस्था है, युवावस्था में भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी कहीं कहीं पर नदी विसर्ग विकसित हो जाते हैं, और ये विसर्ग जो है अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरभूत हो जाते हैं। गभीरभूत का मतलब ये है कि विसर्ग की जो तली है इसमें निम्न कटाव होता है, और ये गहराई में बढ़ते जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी हम आगे दिखाएंगे कि कैसे गभीरीभूत जो आपके गभीरीभूत विसर्ग कैसे बनते हैं, तो उनके बारे में इमेज आगे आप देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो
तो यहाँ पर युवावस्था में यही होता है कि जो इनका जो धरातल है इसमें बहुत ज्यादा कटाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये गहराई में बढ़ते जाते हैं और गहराई में बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक गभीरीभूत विसर्ग तैयार हो जाता है। जहां अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहां पर जलप्रपात और छिपरकाएं बन जाते हैं। यानी कि नदियों की युवावस्था में जहां पर कठोर चट्टानें होती हैं, जब वहां से जल प्रवाहित होता है तो क्या होता है, वहां से जल नीचे की ओर गिरता है तो वहां पर जलप्रपात या फिर छिपरकाएं बन जाती हैं। इसके बाद नदियों की प्रौढ़ावस्था आ जाती है। देखिए, प्रौढ़ावस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यहां पर नदियों की जो मुख्य धारा है, इसमें मुख्य धारा के अलावा यहां पर सहायक नदियां भी आकर मिल जाती हैं। इसी वजह से नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है। नदी घाटियां जो वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने की वजह से यहां पर विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्ग बनाती हुई प्रवाहित होती है। यानी कि इसमें ये नदी क्या होती है, नदी घाटी के भीतर ही एक विसर्ग बनाती है। विसर्ग का मतलब इस तरह का विसर्ग बनाती है और ऐसे विसर्ग बनाते हुए प्रवाहित होती है। युवावस्था में निर्मित समतल, विस्तृत और अंतर नदी दलदली क्षेत्र यहां पर लुप्त हो जाते हैं और यहां पर नदी विभाजक जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, यहां पर आपने पढ़ा होगा कि भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर, बांगर, इनके बारे में पढ़ा था। तो वही चीज यहां पे कॉन्सेप्ट है कि यहां पर जब युवावस्था से निकलकर नदी जो है अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुंचती है तो यहां पर क्या होता है, जो अंतर नदी दलदली क्षेत्र होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं और यहां पर नदी विभाजक जो होते हैं और ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, प्रौढ़ावस्था में पहुंचने के बाद जो जलप्रपात या छिपरकाएं होती हैं ये लुप्त हो जाती हैं। यानी कि यहां पर जलप्रपात और छिपरकाएं देखने को नहीं मिलते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर नदी का एक प्रोफाइल दिखाया गया है। युवावस्था मतलब अपर कोर्स से संबंधित है, प्रौढ़ावस्था जो मिडिल कोर्स से संबंधित है और जो वृद्धावस्था है वो लोअर कोर्स से संबंधित है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पर देख पा रहे हैं वाटरफॉल, गॉर्ज, ये सब देखने को मिल रहे हैं, जबकि मध्यावस्था में आप आकर देख रहे हैं विसर्ग देखने को मिल रहे हैं, यानी मिएंडर देखने को मिलते हैं, विसर्ग देखने को मिल रहे हैं। आगे चलकर जब मध्यावस्था से ये वृद्धावस्था में पहुंच रही है तो यहाँ पर आपको ऑक्सबो लेक भी देखने को मिल रही है और अंत में लोअर कोर्स में, यानी कि सबसे निचली अवस्था जो है जिसको वृद्धावस्था कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेग अत्यंत कम हो जाता है, तो वेग अत्यंत कम होने की वजह से यहाँ पर निक्षेपण का कार्य सबसे ज्यादा होता है। तो अंतिम अवस्था में आपको डेल्टा इत्यादि देखने को मिलता है। अब देखिए, वृद्धावस्था में आ जाते हैं। तो वृद्धावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां जो होती हैं ये कम हो जाती हैं और ढाल जो होता है अत्यंत मंद हो जाता है। नदियां जो होती हैं ये विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्ग, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती हैं। यानी ऑक्सबो लेक को गोखुर झील भी कहा जाता है। विभाजक जो है विस्तृत और समतल होते हैं, जिनमें झीलें और दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर जो भूदृश्य होते हैं वो समुद्र तल के बराबर होते हैं या फिर थोड़े ऊंचे होते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में आकर नदी का जो मुहाना होता है वो समुद्र में चला जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर वृद्धावस्था में जो भी भूदृश्य बनते हैं या तो समुद्र तल के बराबर होते हैं या फिर इनसे थोड़े से ऊंचे होते हैं। अब देखिए, यहां पर हमने अब तो प्रवाहित जल के बारे में देख लिया। अब यहां पर देखेंगे नदियों के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में देखेंगे। नदियों के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपर्दित स्थल रूपों की। नदियों के द्वारा जो अपर्दन से बनने वाले स्थल रूप हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आ जाती हैं घाटियां, यानी अपर्दित स्थल रूप में सबसे पहले आ जाती हैं आपकी घाटियां। देखिए, घाटियों का प्रारंभ जो है तंग और छोटी छोटी क्षुद्र सरताओं से होता है, जो धीरे धीरे करके लंबी और विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती हैं। तो ऐसे करके घाटियों का निर्माण होता है। अवनलिकाएं जो होती हैं धीरे धीरे और गहरी, चौड़ी और लंबी होकर ये घाटियों का रूप धारण कर लेती हैं। लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर ये घाटियां जो हैं वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती हैं। तो यहां पर इनके वर्गीकरण के आधार पर इनकी विशेषताएं बताई गई हैं कि गार्ज क्या है। देखिए, गार्ज जो है एक गहरी सक्रिय घाटी होती है और इसके दोनों पार्ट्स जो हैं तीव्र ढाल के लिए होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके दोनों किनारे जो है, दोनों साइड के जो किनारे हैं इनके तीव्र ढाल होते हैं। गार्ज की जो चौड़ाई है इसके तल और ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई है इसके तल में नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ लगभग एक समान है। और गार्ज का निर्माण जो है कठोर चट्टानों से होता है। यानी ये गार्ज की विशेषता ये है, एक तो इसकी चौड़ाई जो है इसके निचले भाग में और ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है और गार्ज जो है कठोर चट्टानों में बनता है। इसके बाद आ जाते हैं कैनियन, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए, कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी जो है गार्ज की भांति गहरी होती है। कैनियन जो है तल की अपेक्षा इसके जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है। यानी इसका जो तल वाला पार्ट है ये कम चौड़ा होता है, जबकि ऊपरी वाला भाग जो होता है ये ज्यादा चौड़ा होता है। और कैनियन का निर्माण जो है प्राय जो है अवसादी चट्टानों के
क्षैतिज स्तर में पाए जाने से होता है। इसका निर्माण जो है अवसादी चट्टानों के जो क्षैतिज स्तर है उसमें पाए जाने की वजह से होता है। तभी यहां पर आप लोग देख पाते हैं इसका जो ऊपरी भाग है वो ज्यादा चौड़ा हो जाता है और निचला भाग कम चौड़ा रहता है। जबकि जो आपका गार्ज है, गार्ज का निर्माण कठोर चट्टानों से होता है। इसी वजह से यहाँ पर कटाव बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। इसी वजह से यहाँ पर तल की चौड़ाई और ऊपर की चौड़ाई लगभग एक समान रहती है। अब इसमें दूसरी प्रकार की बनने वाली जो स्थलाकृति है वो जल गर्तिका या फिर अवनमित कुंड है। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में होता क्या है कि नदी जब आगे प्रवाहित होती है तो अपने साथ क्या होता है, चट्टानों के टुकड़े भी साथ में अपवाहित करने लगती है। और चट्टानों के टुकड़े जो होते हैं कहीं कहीं पर जो हल्के से गड्ढे आ जाते हैं नदी के चैनल में, उन गड्ढों में ये जो इसके साथ बहने वाले टुकड़े होते हैं वो वृत्ताकार रूप से इस तरह से घूमने लगते हैं। तो इनके घूमने की वजह से यहां पर जल गर्तिका का निर्माण होता है। कंकड़, पत्थर व गोलास्थ के प्रवाहित जल के साथ घूमने की वजह से इन गर्तों का आकार बढ़ जाता है और कालांतर में नदी घाटी और ज्यादा गहरी हो जाती है। क्योंकि नदी के प्रवाहित जल में कंकड़, पत्थर और गोलास्थ शामिल होते हैं, तो जब ये प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं, लगातार घूमते जाते हैं, तो जो जल गर्तिका होती है इसका आकार बढ़ जाता है। इसकी वजह से कालांतर में जो नदी घाटी होती है और ज्यादा गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में जल के ऊंचाई से गिरने और उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से एक गहरे और बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है। देखिए, जब नदी जो है ठोस चट्टानों के ऊपर से गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रवाहित जल होता है, प्रवाहित जल के साथ साथ अपरदित जो पदार्थ होते हैं वो भी इसके साथ बहकर आते हैं। तो जब जल जो है किसी चट्टान से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो इसके साथ जो बहने वाले कंकड़ पत्थर हैं ये भी ऊपर से नीचे गिरते हैं, और इनके प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो जलप्रपात का निचला तल होता है यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, यानी इसके तल में एक विशाल गहरा कुंड बन जाता है। इसको अवनमित कुंड कहा जाता है या फिर प्लंग पूल्स इसको कहते हैं। तो यहां पर वही चीज यहां पे बताई गई है। तो ऐसे करके यहां पर आपको जल गर्तिका और जो आपका अवनमित कुंड है ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद तीसरा आ जाता है अधःकर्तित विसर्प या फिर गभीरीभूत विसर्प। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपर्दन अधिक नहीं होता है, लेकिन जो मंद ढाल होते हैं यहां पर पार्श्व अपर्दन अधिक होता है। यानी जो तीव्र नदी ढाल होते हैं वहां पर जो साइड का अपर्दन है, किनारों का अपर्दन है, ये अधिक नहीं होता है। जहां पर मंद ढाल होते हैं वहां पर पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है। पार्श्व का मतलब होता है किनारे। क्षैतिज अपर्दन की वजह अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती हैं। यानी जहां पर क्षैतिज अपर्दन, क्षैतिज का मतलब जो निचली तल में इस तरह से अपर्दन जो होता है, तो क्षैतिज अपर्दन अधिक होने की वजह से जो मंद ढाल होते हैं वहां पर जो बहती हुई नदियां होती हैं वो वक्रित रूप में, यानी वक्राकार रूप में इस तरह से घूमने लगती हैं, इस तरह से वो बहती हैं। तो ये नदी जो है वक्रित रूप में जब बहती हैं तो यहां पर नदी विसर्प बनाती हैं, और नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य बात है। हालांकि यहां पर हम बात कहां कर रहे हैं, यहां पर हम अपरदित स्थल रूपों में बात कर रहे हैं। तो नदी विसर्प जो है, जैसा कि हमने बताया था, युवावस्था में भी नदी विसर्प बनते हैं। हालांकि उनकी मात्रा मध्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था की तुलना में कम होती है, लेकिन युवावस्था में भी नदी विसर्प बनते हैं। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधःकर्तित विसर्प या फिर गभीरभूत विसर्प कहा जाता है। देखिए, एक चीज आप स्पष्ट कर लीजिए, पहली बात तो विसर्प जो है, विसर्प केवल मध्यावस्था में ही नहीं बनते हैं बल्कि युवावस्था में भी बनते हैं। तो युवावस्था में बनने वाले जो विसर्प होते हैं इनको अधःकर्तित विसर्प या फिर गभीरीभूत विसर्प कहा जाता है, क्योंकि ये कठोर चट्टानों में बनते हैं। जैसे यहां उदाहरण दिया गया है, आपके सामने जो इमेज लगाया गया है, ये यूएसए में कोलोराडो का गभीरभूत विसर्प है। यानी कि यहां पर जो कोलोराडो नदी है उसका गभीरभूत विसर्प है, जिसका यहां पर इमेज लगाया गया है। इसका यहां पर चौथा है नदी वेदिकाएं। देखिए, नदी वेदिकाएं जो हैं ये प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या फिर पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं। यानी कि यहां पर जब जो निक्षेपित बाढ़ के मैदान है वहां पर जब लंबवत अपर्दन होता है उससे नदी वेदिकाएं बनती हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं। वेदिका का मतलब होता है रेलिंग। वेदिका का जो आसान शब्दों में अर्थ होता है वो रेलिंग होता है। इन साइड की जो चारदीवारी होती है जिसको रेलिंग बोलते हैं, तो वही वेदिका हिंदी में बोली जाती है। तो यहां पर क्या होता है, विभिन्न ऊंचाई जो होती है, विभिन्न ऊंचाई पर कई प्रकार की वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाती हैं। नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली वेदिकाओं के स्वरूप को युग्म वेदिकाएं कहते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर समान ऊंचाई वाली जो वेदिकाएं हैं इनको युग्मित वेदिकाएं कहा जाता है, और असमान ऊंचाई वाली जो वेदिकाएं होती हैं उनको अयुग्मित वेदिकाएं कहा जाता है। अब इसके बाद अब आपके आ जाते हैं
नदियों के द्वारा बनने वाले निक्षेपित स्थल रूप। तो यहां पर सबसे पहले है जलोढ़ पंख। देखिए, जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद और मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। गिरिपद का मतलब होता है पहाड़ियों के जो निचले पद होते हैं, नीचे की तरफ का जो स्थान होता है उसको गिरिपद कहते हैं। तो जब नदी जो होती है ये उच्च स्थलों से बहकर आती है और गिरिपद या फिर मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो वहां पर जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, ऊंचाई से जल प्रवाहित होता है। तो ऊंचाई से जल प्रवाहित होने की वजह से जल का वेग काफी ज्यादा प्रचंड होता है, यानी बहुत ज्यादा वेग होता है। तो प्रचंड वेग की वजह से यहाँ पर अपरदन का कार्य बहुत ज्यादा होता है। और जब जैसे ही नदी जो है गिरिपद या फिर मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करती है तो यहाँ पर नदियों के साथ बहने वाला जो अपरदित पदार्थ है ये उसका भार वहन करने में सक्षम नहीं हो पाती है। यही कारण है कि मंद ढाल के मैदानों में इनका ये निक्षेपण पकड़ना प्रारंभ कर देती है। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां जो हैं भारी और स्थूल आकार के नद्य भार को मंद ढालों पर वहन करने में असमर्थ होती हैं, तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। क्योंकि जो नद्य भार है, नदियों के द्वारा वहन किया जाने वाला जो भार है, मंद ढाल पर ये बहुत ज्यादा आगे तक नहीं ले जा पाती हैं, तो इसको जो है एक शंकु के आकार में निक्षेपित कर देती हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। जो नदियां जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्राय अपने वास्तविक महामार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती हैं, बल्कि ये अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बंट जाती हैं, जिन्हें जल वितरकाएं कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो नदियां जलोढ़ पंख बनाती हैं तो वो नदियां जो होती हैं उनका जो मुख्य मार्ग होता है वो परिवर्तित हो जाता है। यानी मुख्य मार्ग जो होता है इनका कई छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें जल वितरकाएं कहते हैं। आंध्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्राय निम्न शंख की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। यानी यहाँ पर आंध्र प्रदेश होते हैं, वहां पर जलोढ़ पंख जो होते हैं निम्न शंख की आकृति वाले होते हैं और शीर्ष से लेकर यानी ऊपर से लेकर जो इनका पाद है यानी यहां तक ये मंद ढाल वाले होते हैं। वहीं शुष्क और अर्धशुष्क जो जलवायु प्रदेश होते हैं वहां पर जलोढ़ पंख जो होते हैं वो तीव्र ढाल वाले और उच्च शंकु बनाते हैं। देखिए, इसके बाद है अब आपका डेल्टा। डेल्टा भी जलोढ़ पंखों की भांति होते हैं, हालांकि इनके बनने का स्थान अलग होता है। यानी जब नदी जो है अपने मुहाने पे पहुंचती है, समुद्र के किनारे पे पहुंचती है, तो उस समय नदी अपने साथ लाए हुए जो भी पदार्थ होते हैं इनको समुद्र में बिखेर देती है, निक्षेपित कर देती है। और अगर ये भार जो है समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया जाता है तो यह तट के साथ ही शंख के रूप में फैल जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए, अंतिम अवस्था में जब नदी अपने मुहाने पे पहुंचती है तो नदी का वेग जो है अत्यंत मंद हो जाता है। तो अत्यंत मंद वेग होने की वजह से नदी जो है अपने नद्य भार को वहन करने में सक्षम नहीं होती है। तो यही कारण है कि नदी क्या करती है, जैसे ही अपने मुहाने पे पहुंचती है तो तट के साथ ही यहाँ पर जो भी अवसाद होते हैं उनको निक्षेपित करना स्टार्ट कर देती है और इन अवसाद जो हैं ये अवसाद शंख के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का जो निक्षेप होता है ये व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है। देखिए, यहाँ पर जो डेल्टा का निक्षेप है ये काफी ज्यादा व्यवस्थित होता है, यानी यहाँ पर जो भी नदी के जो अवसाद होते हैं वो व्यवस्थित मात्रा में निक्षेपित होते हैं। जैसे कि मोटे पदार्थ जो होते हैं, मोटे कण जो होते हैं, तो मोटे पदार्थ जो होते हैं वो किनारों पर यानी कि यहाँ पर आगे यहीं पर निक्षेपित हो जाते हैं और जो बारीक या फिर महीन जो कण होते हैं वो आगे दूर तक समुद्र में निक्षेपित होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है। जैसे मोटे पदार्थ में चीका मिट्टी है, मोटे पदार्थ चीका मिट्टी गाद आती ये जो है ये सागर में दूर तक जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है। ये डेल्टा का आकार बढ़ने की वजह से क्या होता है, नदी की वितरकाएं हैं, नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, उनकी लंबाई भी बढ़ती जाती है और डेल्टा जो है सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। और डेल्टा का आकार बढ़ने का रीजन क्या है, नदियों का जो नद्यभार है उसका निक्षेपण है, इसी वजह से डेल्टा का आकार बढ़ता जाता है। अब यहां पर है बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका। देखिए, बाढ़ के मैदान जो है ये नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप है और यहां पर भी सेम वही प्रक्रिया बताई गई है जैसा कि अभी हमने डेल्टा में डिस्कस की थी कि जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के जो पदार्थ होते हैं ये पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं और बारीक पदार्थ जो होते हैं ये मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जो जलधाराएं होती हैं इनमें मिल जाते हैं। और जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने पर पानी जो होता है तटों पर फैलता है, तब उस समय जो ये बारीक पदार्थ हैं ये उस समय तल पर जमा हो जाते हैं। तो नदी निक्षेप से बने ऐसे तल जो होते हैं ये सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। वहीं नदी तल से ऊंचाई पर बने तट जो होते हैं उनको असक्रिय बाढ़ मैदान कहते हैं। देखिए, असक्रिय बाढ़ मैदानों में नदी का जो पानी है हर साल बारीक पदार्थों का निक्षेपण नहीं करता है, इसी वजह से इनको जो है असक्रिय बाढ़ के मैदान कहा जाता है। और असक्रिय बाढ़ के मैदान जो है
दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, एक तो बाढ़ निक्षेप और दूसरा है सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में जो नदियां हैं ये प्राय क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं, और बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या फिर छूटे हुए भाग हैं उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। स्थूल का मतलब भारी पदार्थों के जमाव होते हैं। यह अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गादे आदि के होते हैं। और ऐसे बाढ़ मैदान जो कि डेल्टा क्षेत्र में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहा जाता है। अब इसमें आ जाता है प्राकृतिक तटबंध। देखिए, प्राकृतिक तटबंध जो है ये बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं, और ये तटबंध जो है नदियों के पार्श्वों में, पार्श्वों का मतलब किनारों में, नदियों का जो किनारा है इनमें स्थूल पदार्थों के रैखिक, निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये नदी धारा है और नदी धारा जो रैखिक रूप में बह रही है। तो यहां पर इसके साइड से आप देख पा रहे हैं, इसके पार्श्वों में आप देख पा रहे हैं यहां पर जो स्थूल पदार्थ हैं उनका निक्षेपण हुआ है। तो स्थूल पदार्थों के निक्षेपण से यहां पर ये प्राकृतिक तटबंध है ये निर्मित हो गए हैं। अब इसके बाद है नदी रोधिकाएं या बिसर्पी रोधिकाएं। देखिए, नदी रोधिकाएं या बिसर्पी रोधिकाएं जो हैं ये बड़ी नदी बिसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं, और ये रोधिकाएं जो है प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण की वजह से बनती हैं। देखिए, कहने का मतलब ये प्राकृतिक तटबंध से ही आपकी बिसर्पी रोधिकाएं तैयार होती हैं। जब नदी का जो वेग है ये मंद हो जाता है तो यहां पर बिसर्प जो होता है और ज्यादा तीक्ष्ण हो जाता है, बिसर्प की प्रगति और ज्यादा तीक्ष्ण हो जाती है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। जैसे जैसे नदी का जो वेग है मंद होगा तो नदी का जो बिसर्प इस तरह से बहना और ज्यादा तीव्र हो जाएगा। तो और ज्यादा जब तीव्र हो जाएगा जो प्राकृतिक तटबंध है ये और ज्यादा थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे करके यहां पर ये बिसर्पी रोधिकाएं बन जाएंगी। अब इसी में है नदी विसर्प। देखिए, बाढ़ और डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं, और लूप जैसे चैनल प्रारूप को विसर्प कहा जाता है। विसर्प जो है ये एक स्थल रूप ना होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। चैनल का मतलब नदी का जो चैनल है जिसमें नदी का पानी प्रवाहित होता है, उसी प्रकार का एक ये चैनल प्रारूप है। ये एक स्थल रूप नहीं है बल्कि चैनल का एक प्रारूप है। नदी विसर्प निर्मित होने के यहाँ पे कुछ कारण बताए गए हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या फिर पार्श्विक कटाव की प्रवृत्ति होती है। मंद ढाल पर जो बहता हुआ जल होता है ये जल क्या करता है, अपने पार्श्वों में क्षैतिज कटाव करता है। तटों पर जलोढ़ का अनियमित या फिर असंगठित जमाव, जो तट होते हैं, नदी के तट होते हैं, उन पर जो जलोढ़ है उनका अनियमित असंगठित जमाव होता है, इसकी वजह से भी नदी विसर्प बनते हैं। इसके अलावा प्रवाहित जल का कोरियोलिस बल के प्रभाव से विक्षेपण। देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन जो होता है उसकी वजह से कोरियोलिस बल बनता है, और कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से जो नदियां हैं नदियों में विक्षेपण होता है। तो कोरियोलिस बल भी इसके लिए उत्तरदायी है। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है, यानी नदी चैनल की जो ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है, तो नदी में पानी का प्रभाव धीमा हो जाता है और पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। पार्श्वों का मतलब किनारों का कटाव अधिक होता है। अगर अपर्दन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव ना हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। यानी अगर यहां पर अपर्दन ना हो, निक्षेपण ना हो और निम्न कटाव ना हो तो विसर्प की जो प्रवृत्ति है कम हो जाती है। प्राय बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होता है। यानी बड़ी जो नदियां होती हैं उनके जो अवतल का मतलब ऐसे किनारे जहां पर गड्ढे वगैरह होते हैं वहां पर सक्रिय निक्षेपण होता है, क्योंकि जहां पर खाली स्थान होगा वहीं से निक्षेपण होगा। और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होता है, यानी उत्तल जो किनारे, उभरे हुए किनारे जो होते हैं वहां पर अधोमुखी कटाव होता है। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं, जो अधिक अपर्दन से तीव्र कगार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं उत्तल किनारों का जो ढाल होता है ये मंद होता है, और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में ये विकसित हो जाने पर या अंदरूनी भाग पर अपर्दन के कारण ये कट जाते हैं, और वहां पर क्या है, गोखुर झील या फिर चाप झील या फिर छाड़न झील बनती है, जिसको ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर इमेज में दिखा दे रहा हूं। देखिए, यहाँ पर विसर्प है, नदी विसर्प है, नदी अपने विसर्पी चैनल में यहाँ पर बह रही है। अब क्या होता है, समय के साथ साथ क्या होता है, मान लीजिए नदी की एक धारा इस तरह से बह रही है, एक धारा इस तरह से बह रही है। अब यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये कट जाए, ठीक है, और नदी जो है यहां से, नदी का चैनल यहां से यहीं जुड़ जाए, ये हिस्सा तो कट के अलग हो गया। तो ये कटा हुआ जो हिस्सा है ये चाप झील या फिर छाड़न झील बोला जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, छाड़न झील या चाप झील या ऑक्सबो लेक इसे बोला जाएगा। आगे यहां पर जो आपका ग्राउंड वाटर है यानी भौम जल है, इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा की गई है कि भौम जल के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। देखिए, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है इसके नीचे भूपटल की चट्टानों के छिद्रों और दरारों में संचित जल जो होता है उसको भूमिगत जल या फिर ग्राउंड वाटर कहा जाता है। ग्राउंड वाटर की जो मात्रा है प्रत्येक स्थान पर इसकी मात्रा एक जैसी नहीं होती है, यानी इसकी मात्रा हर स्थान पर बदलती रहती है। जब चट्टानें पारगम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों या संधियों या दरारों वाली हों
तो धरातली जल का अंतःस्रवण आसानी से हो जाता है। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर चट्टानें पारगम्य, पारगम्य का मतलब क्या है, आसानी से पानी उनमें आर पार चला जाए, या फिर कम सघन होती हैं, अत्यधिक जॉइंट्स होते हैं, दरारें होती हैं, तो जो धरातल पर बहने वाला जल है वो आसानी से अंतःस्रवण के जरिए ग्राउंड वाटर के रूप में नीचे चला जाता है। और लंबवत गहराई पर जाने के बाद जो जल है ये धरातल के नीचे चट्टानों की जो संधियां हैं, छिद्र या संस्तरण जल है, वहां पर होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। देखिए ध्यान देना, जिस तरह से नदियों का जो जल है एकदम रैखिक रूप में ऊपर की तरफ बहता है, ठीक वैसे ही जो ग्राउंड वाटर है, जब ग्राउंड वाटर का जो जल है जब छिद्रों के जरिए या फिर पारगम चट्टानों के जरिए नीचे की धरातल में पहुंचता है, तो नीचे की धरातल में पहुंचने के बाद भी ये क्षैतिज अवस्था में ही बहता है, नदियों की तरह क्षैतिज अवस्था में ये बहना प्रारंभ कर देता है। जल का ये क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारण है। यानी ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है कि जब बहता हुआ जल नीचे की तरफ प्रवेश करता है तो ऊर्ध्वाधर प्रभाव होता है, और जब ग्राउंड वाटर के रूप में संचित हो जाता है तो वो क्षैतिज रूप में प्रभावित होता है। तो जल का ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रभाव जो होता है ये चट्टानों के अपर्दन के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसी चट्टानें जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कि चूना पत्थर या डोलोमाइट की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय और भौम जल रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया में गोलीकरण और अवक्षेपण होता है, इनसे यहां पर अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। यानी कि जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें पाई जाती हैं उनमें जो आपका धरातलीय या भौम जल होता है वहां पर रासायनिक जो अवक्षय है इसकी प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है, और इसकी रासायनिक प्रक्रिया की वजह से यहां पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं। किसी भी चूना पत्थर या फिर डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने स्थल रूपों को कारष्ट स्थलाकृति का नाम दिया गया है। यानी कि जहां पर चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानें होती हैं वहां पर भौम जल की घुलन प्रक्रिया के द्वारा जो स्थल रूप बनते हैं उन स्थल रूपों को कारष्ट स्थलाकृति का नाम दिया गया है। और कारष्ट स्थलाकृति का नाम जो है ये एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में अवस्थित जो लाइमस्टोन चट्टानें हैं वहां पर विकसित स्थलाकृतियों से नाम से लिया गया है। यानी जो कारष्ट नाम है ये कहां से लिया गया है, एड्रियाटिक सागर के जो बाल्कन कास्ट क्षेत्र में जो अवस्थित लाइमस्टोन की चट्टानें हैं यहां पर जो विकसित स्थलाकृति हैं यहीं से यह नाम लिया गया है। तो ऐसे करके चूना पत्थर या डोलोमाइट की जो चट्टानें होती हैं वहां पर जो स्थलाकृतियां बनती हैं उन स्थलाकृतियों को कारष्ट स्थलाकृति कहा जाता है। अब देखिए यहां पर भौम जल के द्वारा बनने वाले जो अपर्दित स्थल रूप हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं कुंड, घोल रंध्र, लैपीज और चूना पत्थर चबूतरे। तो एक एक करके यहां पे बात करते हैं। देखिए चूना पत्थर चट्टानों के तल में गुलन की क्रिया के द्वारा छोटे और मध्यम आकार के छोटे गोल गर्तों का निर्माण होता है। देखिए जैसे सरफेस पे पानी बह रहा है तो पानी बहता हुआ पानी क्या करता है, जो चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं इन चट्टानों के ऊपरी सतह पर छोटे या मध्यम आकार के घोल गर्त बन जाते हैं। इस तरह के घोल रंध्र यहां पे तैयार हो जाते हैं, जिनके विलय पर इन्हें बिलियन रंध्र भी कहते हैं। जब इनका विलय हो जाता है, ये धस जाते हैं, विलय हो जाता है तो इनको बिलियन रंध्र भी कहते हैं। घोल रंध्र कास्ट क्षेत्रों में एक प्रकार के क्षेत्र होते हैं जो कि ऊपर से वृत्ताकार होते हैं, ऊपर से देखने में वृत्ताकार होते हैं और नीचे की तरफ ये कीप की आकृति के होते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं। यानी ऊपर की तरफ ये वृत्ताकार है और नीचे की तरफ ये कीप की आकृति के होते हैं। अगर इन घोल रंध्रों के नीचे की बनी जो कंदराएं की छत होती है, यानी अगर इन घोल रंध्रों की जो छत्र है वो ढह जाती है तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या फिर निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। यानी अगर इनकी जो छत्र है, यानी कि इनके नीचे की बनी जो कंदराएं हैं उनकी छत अगर ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र बन जाते हैं, तो उन्हें ध्वस्त या फिर निपात रंध्र, इन कोलैप्स सिंक्स के नाम से जाना जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। देखिए ध्वस्त रंध्र की अपेक्षा जो घोल रंध्र है अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहते हैं। जो निपाती रंध्र या ध्वस्त रंध्र है इनको डोलाइन भी कहा जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछी भी गई है कि डोलाइन किसे कहते हैं। ध्वस्त घोल रंध्र या फिर जो निपाती रंध्र होते हैं उनको डोलाइन भी कहा जाता है। देखिए अधिकतर घोल रंध्र जो हैं ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं। कई बार क्या होता है कि अधिकतर जो घोल रंध्र होते हैं, जो अपरदित पदार्थ हैं, उनके जमने से ढक जाते हैं और ये उथले कुंड जैसे दिखाई देते हैं। जब घोल रंध्र और डोलाइन कंदराओं की छत से गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में ये मिल जाते हैं तो लंबी, तंग और विस्तृत खाइयां बनती हैं जिन्हें घाटी रंध्र या जुबाला कहते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, कई बार जो घोल रंध्र हैं या फिर जो निपाती रंध्र हैं, डोलाइन कंदरा हैं, इनकी सब छत गिर जाती है और ये आपस में सभी मिल जाते हैं। जैसे घोल रंध्र भी आपस में मिल जाए और निपाती रंध्र या डोलाइन कंदराएं जो आपस में मिल जाए तो यहाँ पर एक लंबी, विस्तृत, तंग आकृतियां या खाइयां बन जाती हैं। इस तरह से इनको घाटी रंध्र या फिर युवाला कहा जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसको घाटी सिंक या फिर युवाला कहा जाता है। धीरे धीरे घुलन प्रक्रियाओं द्वारा जब चूनायुक्त चट्टानें इन गर्तों, खाइयों में मिल जाती हैं तो पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित, पतले और नुकीले कटक आदि रह जाते हैं जिन्हें लेपीज कहते हैं। आगे क्या होता है, धीरे धीरे जब घुलन प्रक्रियाएं होती हैं और चूनायुक्त चट्टानें हैं ये गर्तों, खाइयों में मिल जाती हैं
तो पूरे क्षेत्र में क्या होता है, अत्यधिक अनियमित पतले नुकीले कटक बचते हैं और इन पतले नुकीले कटकों को लेपीज कहा जाता है। कभी कभी ये लेपीज जो है, ये विस्तृत क्षेत्र, लेपीज के विस्तृत क्षेत्र हैं, ये समतल चूना चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, लेपीज का भी अपर्दन हो जाता है, तो लेपीज का अपर्दन होने की वजह से यहां पर समतल चूनायुक्त चबूतरा तैयार हो जाता है। अब हैं कंदराएं। देखिए, ऐसे प्रदेश जहां चट्टानों के एकांतर संस्तर हों, यानी सैल, बालू पत्थर या क्वार्टजाइट हों, और इनके बीच में अगर चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टाने हों, या जहां सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हों, वहां पर प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ जो है कठोर चट्टाने हैं, सैल, बालू पत्थर या क्वार्टजाइट की चट्टाने हैं, और नीचे की तरफ जो है घुलनशील चूना पत्थर या डोलोमाइट की चट्टाने हैं। तो ऐसे में अगर ऊपर से पानी रिसकर आएगा, तो ऊपर से पानी रिसकर आने की वजह से जो निचली चट्टाने हैं वो घुल जाएंगी। तो घुलने की वजह से नीचे की तरफ जो है कंदराओं का या गुफाओं का निर्माण हो जाएगा। या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर चूना पत्थर या डोलोमाइट की चट्टाने हों और ऐसे में पानी जो है ऊपर से रिसकर आए, तो पानी जब ऊपर से रिसकर आएगा तो ऊपर से रिसने के बाद पानी जो है क्षैतिज रूप से यहाँ पर अवस्था में बहने लगेगा। तो क्षैतिज अवस्था में बहने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंदराओं या फिर गुफाओं का निर्माण हो जाएगा। देखिए, कंदराओं का जो है एक खुला मुख होता है जिससे कंदरा सरिताएं बाहर निकलती हैं, और ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों उन्हें सुरंग कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका तो एक मुख खुला हुआ है, और मान लीजिए किसी कंदरा का दोनों ही मुख खुले हों तो ऐसे में उसे सुरंग कहा जाएगा। अब देखिए, इसके बाद आ जाते हैं निक्षेपित स्थल रूप। देखिए, चूना पत्थर की चट्टानों में या फिर कारष्ट प्रदेश में अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप जो हैं ये सभी कंदराओं के भीतर ही बनते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में जो कार्बन युक्त जल है, इसके घुलने से जल का बाष्पीकरण होता है, तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। यानी जब यहां पर कार्बन युक्त जल के घुलने से जल का जब बाष्पीकरण होगा तो यहां पर क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका निक्षेपण हो जाएगा। या जब चट्टानों की छत से जल बाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेपण होता है। यानी या फिर ये हो कि ऊपर के जो छत है वहां से जल का बाष्पीकरण हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाए, तो ऊपर से क्या कैल्शियम कार्बोनेट टपकेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट के टपकने से यहां पर क्या होगा, यहां पर निक्षेपण का कार्य होगा। तो ऐसे करके यहां पर स्थलाकृति बनेगी। तो इसी में निक्षेपण स्थलाकृतियों में आ जाते हैं आपके स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट क्या होता है, और अक्सर अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि आप कंदराओं को यहां पर देख पा रहे हैं, कंदराओं में ऊपर से लटकते हुए हिमस्तंभ टाइप के हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लटकते हुए हिमस्तंभ टाइप के हैं, इन्हें स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। तो स्टेलेक्टाइट जो है ये विभिन्न मोटाई के लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं। प्राय ये आधार पर या फिर कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं। यानी या तो ये आधार पर, आधार का मतलब इनका आधार कहाँ है, ऊपर की तरफ ही तो है, आधार पर या फिर कंदरा की तरफ, तो ऊपर की तरफ तो मोटे होते हैं और नीचे की तरफ ये पतले हो जाते हैं, यानी अंतिम छोर पर ये पतले होते जाते हैं। तो ये तो हो गए स्टेलेक्टाइट। इसके बाद आ जाते हैं आपके स्टेलेग्माइट। देखिए, स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। यानी स्टेलेग्माइट का विकास जो है, इनका विकास जो है, जो कंदरा की छत से टपकने वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसको जब धरातल पर ये टपकता है तो उसके टपकने की वजह से स्टेलेग्माइट बनते हैं। नहीं, वास्तव में स्टेलेग्माइट जो है एक कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं, या फिर स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति से बनते हैं। तो नीचे की तरफ की जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, इनके जो है धरातल की तरफ की संरचनाएं जो आप देख रहे हैं, इनको स्टेलेग्माइट कहा जाता है। तो आपको याद रखना है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट होता क्या है। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ या फिर कंदरा स्तंभ बनते हैं। यानी कि जब विभिन्न मोटाई के स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट मिल जाते हैं तो यहां पर स्तंभ या फिर कंदरा स्तंभ बनते हैं। अब है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। देखिए, पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में जो बहते हिम संहति हैं, इनको हिमनद कहते हैं। अब देखिए, इसमें भी दो प्रकार हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो उच्च अक्षांश हैं, उच्च अक्षांशों में बर्फ गिरती है या फिर वहां पर तापमान जो है नेगेटिव में रहता है, तो यही कारण है कि उच्च अक्षांशों में जो है धरातल पर बर्फ जमी रहती है। तो यहां पर भी दो ही प्रकार बताए गए हैं कि एक तो इसमें महाद्वीपीय हिमनद या फिर गिरिपद हिमनद है। तो महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वो हिमनद है जो बृहद समतल क्षेत्र पर हिमप्रत के रूप में फैले हों। और दूसरा आ जाता है पर्वतीय या फिर घाटी हिमनद। तो पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती जाती है
और यही गिरावट आने की वजह से जो पहाड़ों की चोटियां होती हैं उन पर बर्फ जमी रहती है। प्रवाहित जल के विपरीत जो हिमनद प्रवाह है ये बहुत धीमा होता है, यानी प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर तक होता है। हिमनद जो है मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गतिमान होते हैं। हमारे देश में अभी अनेक हिमनद हैं जो हिमालय के पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। खास करके आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेश हैं, तो इनके कुछ स्थानों पर हिमनद देखे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर गंगा नदी की मुख्य धारा है भागीरथी नदी, उसके उद्गम के बारे में बताया गया है कि भागीरथी नदी का उद्गम जो है ये गंगोत्री हिमनद का एक अग्रभाग है जिसको गोमुख कहा जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं यहां से होता है। और गंगा की ही एक दूसरी सहायक धारा है जिसका नाम है अलकनंदा नदी, इसका उद्गम जो है अलकापुरी हिमनद से होता है और देवप्रयाग के निकट अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। उसके बाद इन दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। अब देखिए यहां बताया गया है कि हिमनदों से प्रबल अपरदन होता है। इसका कारण क्या है? इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है, क्योंकि हिमनद का भार इतना ज्यादा होता है, इस भार की वजह से क्या है नीचे की जो चट्टानें होती हैं उनमें घर्षण उत्पन्न होता है, तो नीचे की चट्टानें जो है अपरदित हो जाती हैं। हिमनद जो है अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं, यानी हिमनद के लिए जरूरी नहीं है कि चट्टानों का अपक्षय हो तभी अपरदन होगा, क्योंकि हिमनद का भार इतना ज्यादा होता है, तो भार ज्यादा होने की वजह से हिमनद जो है जैसी भी चट्टानें हो, चाहे वो अपक्षय वाली चट्टानें हो या अपक्षय रहित चट्टानें हो, उन सबका प्रबल अपरदन करते हैं। तो इनकी वजह से ऊंचे पर्वत जो है छोटी पहाड़ियों में और मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचालित होने से हिमनद मलबा हटता जाता है और विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने ज्यादा निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है। क्योंकि हिमनद का जब लगातार संचलन होगा तो क्या होगा, जो पहाड़ी है उसका अपरदन होगा और पहाड़ी अपरदन के बाद क्या है जो हिमनद का मलबा है हटता जाता है और इनके जो विभाजक होते हैं, हिमनद को विभाजित करने वाले जो विभाजक होते हैं वो नीचे हो जाते हैं और इतना ज्यादा अपरदन हो जाता है कि जो पहाड़ियां होती हैं उनका ढाल निम्न हो जाता है। एक समय के बाद हिमनद की जो संचलन शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि हिमनद जो है गुरुत्व बल की वजह से संचलित होता है और जब वो पहाड़ी में ढलान नहीं रहेगा, गुरुत्व बल नहीं रहेगा, तो इनका संचलन भी नहीं होगा तथा निम्न पहाड़ियां व अन्य निक्षेपित स्थलरूपों वाला एक हिमानी धौत रह जाता है। यानी जब हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है तो यहाँ पर हिमनद का संचलन रुक जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर निम्न पहाड़ियां और अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत, इसको आउटवाश प्लेन कहते हैं, वो बच जाता है। यहां पर हिमनद के अपरदित स्थल रूपों के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहला अपरदित स्थल रूप सर्क है। देखिए हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क जो है ये हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। यानी हिमनद घाटी का जो शीर्ष है तो वहां के स्थल रंध्रों में सर्क पाए जाते हैं। सर्क जो है गहरे, लंबे और चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या फिर अवतल होती है। हिमनद के पिघलने से जल से भरी झील भी प्राय इन्हीं गर्तों में देखने को मिलती है और इन झीलों को सर्क झील या फिर टार्न झील कहते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, सर्क के भीतर जो गर्त होता है इसमें हिमनद के पिघलने पर पानी भर जाता है, तो इससे यहां पर सर्क झील या फिर टार्न झील का निर्माण होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि टार्न झील का निर्माण कहां पर होता है, तो आपको बताना होगा टार्न झील का निर्माण जो है हिमनद के पिघलने से सर्क के गर्त में पानी भरने से होता है। इसके बाद है आपका हॉर्न या फिर गिरिशृंग और सिरेटेड कटक। हॉर्न का मतलब सींग। देखिए सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं, यानी सर्क जो है इसके शीर्ष पार्ट में, ऊपरी पार्ट में जब अपरदन होता है तो वहां पर हॉर्न निर्मित होते हैं। यदि 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदन जारी रखें जब तक कि उनके तल आपस में न मिल जाएं, तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिन्हें हॉर्न कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं इमेज में, एक तो यहां पर एक हिमनद ये है, एक हिमनद ये है, एक हिमनद जो है इसके पीछे ही इस साइड में है। तो ये तीनों हिमनद लगातार अपरदन करें और तब तक अपरदन करें जबकि उनके तल आपस में न मिल जाएं। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर एक तीव्र किनारों वाली एक नुकीली चोटी का निर्माण होगा जिसको हॉर्न कहा जाएगा। लगातार अपरदन से सर्क के जो दोनों तरफ की दीवारें हैं ये तंग होकर कंगी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाती हैं और इन्हें अरेत या फिर तीक्ष्ण कटक कहते हैं। अब जैसे यहां पर दो आप देख पा रहे हैं, दो हिमनद हैं, दो हिमनद लगातार अपरदन कर रहे हैं, एक इस साइड में कर रहा है, एक इस साइड में कर रहा है, तो बीच में यहां पर एक दीवार है, ये दीवार बहुत ज्यादा तीक्ष्ण या फिर आरी के समान हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, इसको अरेत कहा जाएगा। आल्पस पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट ये वास्तव में क्या है, हॉर्न ही है, जो कि सर्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित हुए हैं। अगला है आपका हिमनद घाटी या फिर गर्त। देखिए हिमनद घाटी या फिर गर्त जो है ये आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती है, जिनके तल चौड़े और किनारे चिकने और तीव्र ढाल वाले होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यू आकार की घाटी है
है ना, ये यू आकार की घाटी है। इनके तल चौड़े हैं, किनारे जो हैं आप देख पा रहे हैं चिकने हैं, किनारे चिकने हैं और ढाल इनका तीव्र है। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड़ मलबा दलदली रूप में इसमें पाया जाता है। हिमनद घाटी में जो है या तो मलबा बिखरा होगा या फिर मलबा जो है दलदली रूप में इसमें दिखाई देता है। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी या हैंगिंग वैली दिखाई देती है, यानी यहां पर इसके एक तरफ या दूसरी तरफ आप देखेंगे जो लटकती हुई घाटी ये भी यहां पर होती है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है और जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं उन्हें फ्योर्ड कहा जाता है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे स्थान जहां पर पहाड़ एकदम समुद्र के किनारे ही जाके खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर जो हिमनद गर्तें होती हैं उनमें समुद्र का जल भर जाता है, तो उसे जो है फ्योर्ड कहा जाता है। अब देखिए, अब यहां पर हिमनद के द्वारा बनने वाले निक्षेपित स्थल रूप के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी और महीन पदार्थों का जो निक्षेप होता है इसको हिमोड़ या फिर हिमनद टिल या फिर इसको गोलास्मी वृत्त के रूप में जाना जाता है। हिमनदों के तल, किनारों या छोर पर जब बर्फ पिघलती है तो यहां पर सरताएं बनती हैं और कुछ मात्रा में सैल मलबा भी इस पिघले हुए जल से बनी सरता में प्रवाहित होकर बाद में निक्षेपित हो जाता है। तो ऐसे जो हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हैं इन्हें हिमानी धौत या आउटवेस कहा जाता है। हिमोड़ निक्षेप के विपरीत जो हिमानी धौत हैं यानी आउटवेस डिपॉजिट हैं, ये प्राय स्तरीकृत और वर्गीकृत होते हैं। स्तरीकृत और वर्गीकृत का मतलब क्या है कि यहां पर जो मोटे कण हैं वो यहां पर हिमनद के पास ही निक्षेपित हो जाते हैं और जो बारीक कण होते हैं वो दूर पर जाकर निक्षेपित होते हैं। हिमनद निक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं, यानी यहाँ पर जो चट्टानी टुकड़े होते हैं वो गोल किनारों वाले होते हैं। गोल किनारे वाले इसलिए होते हैं क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि हिमनद का भार बहुत ज्यादा होता है और जब हिमनद में गति होती है तो इसके नीचे की जो चट्टानें होती हैं उन पर दबाव पड़ता है, दबाव से घर्षण उत्पन्न होता है। तो यही कारण है कि हिमनद के जो अवक्षेप होते हैं उनके टुकड़े गोल हो जाते हैं, यानी उनके पत्थरों की आकृति गोल हो जाती है। निक्षेपित स्थल रूपों में पहला स्थल रूप है हिमोड़ का। तो हिमोड़ के बारे में जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि हिमोड़ जो है हिमनद टिल या फिर गोलास्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके हैं। इनके दो भाग हैं, एक तो है अंतस्थ हिमोड़ जिसको टर्मिनल मोरेंस कहा जाता है और दूसरा है पार्श्विक हिमोड़ जिसको लेटरल मोरेंस कहा जाता है। अंतस्थ हिमोड़ जो है हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके हैं, यानी ये हिमनद के अंतिम भाग में डेवलप होते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो अंतिम भाग में ये मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके होती हैं। वहीं जो पार्श्विक हिमोड़ हैं ये हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं, यानी आप देख पा लेटरल मोरेंस आप देख पा रहे हैं तो हिमनद घाटी की जो दीवार है इसके समानांतर ये निर्मित हो रहे हैं। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड़ पाए जाते हैं और इस हिमोड़ की उत्पत्ति जो है पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से हिमानी जल के द्वारा होती है जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारों पर धकेलती है। इसी वजह से आपकी पार्श्विक हिमोड़ या फिर लिटल मोरेंस बनते हैं। देखिए, कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप में छोड़ देते हैं। नहीं, कई बार क्या होता है कुछ हिमनद पिघलने पर जो इनका हिमोड़ मलबा होता है इसको अव्यवस्थित रूप में डिपॉजिट कर देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित और भिन्न मोटाई के निक्षेप जो हैं इन्हें तलीय या फिर तलस्थ हिमोड़ कहा जाता है। इन तलीय या तलस्थ हिमोड़ क्या है, क्योंकि यहां पर जो निक्षेप है इसकी मोटाई एक समान नहीं है, अव्यवस्थित रूप में है, इसी वजह से इसको जो है तलीय या फिर तलस्थ हिमोड़ कहा जाता है। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड़ के साथ साथ हिमोड़ मिलते हैं जिन्हें मध्यस्थ हिमोड़ भी कहते हैं। हालांकि मध्यस्थ हिमोड़ जो है पार्श्विक हिमोड़ की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं, तो कहीं कहीं पर हमें जो है मध्यस्थ हिमोड़ मीडियल मोरेंस भी देखने को मिलते हैं। अगली निक्षेपित स्थलाकृति है एस्कर। देखिए, हिमनद के द्वारा बहाकर लाए गए चट्टानी टुकड़े और मलबे जो हैं ये हिमनद के नीचे घाटी में जमा हो जाते हैं और बर्फ पिघलने के बाद ये वक्राकार कटक के रूप में नजर आते हैं। इन्हें एस्कर कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर एक वक्राकार कटक के रूप में आप देख पा रहे हैं, ये एस्कर संरचना है। इसके बाद है फिर आपका हिमानी धौत मैदान। देखिए, हिमानी गिरपथ के मैदानों में या फिर महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से बने मैदान को हिमानी धौत मैदान कहा जाता है, यानी ये हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित होते हैं, तो ऐसे मैदान जो है हिमानी धौत मैदान कहलाते हैं। इसके बाद अब आपका ड्रमलिन। देखिए, ड्रमलिन जो है ये हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप हैं जो कि हिमनद मृत्तिका से बने हैं, जिसमें रेत और बजरी के ढेर होते हैं। ये हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं, यानी हिमनद की प्रवाह की जो दिशा है उसके समानांतर ये पाए जाते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग जो है स्टॉस कहलाता है,
जो इसके पिछले भाग की तुलना में पिछले भाग की अपेक्षा अधिक तीव्र ढाल लिए होता है। ड्रमलिन का निर्माण जो है हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने और उसके बर्फ के नीचे दबे रहने से होता है। यानी इसका निर्माण कब होता है? जब हिमनद की जो दरार है उनमें भारी चट्टानी मलबा भर जाए और उसके ऊपर बर्फ जमी रहे, तो ऐसे इसका निर्माण होता है। ड्रमलिन जो है हिमनद प्रवाह की दिशा को बताते हैं। जिस दिशा में ड्रमलिन होगा उसी दिशा में हिमनद का प्रवाह होगा। अब है तरंग और धाराओं के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समुद्र में तरंग और धाराएं होती हैं, तो जो समुद्र के तट होते हैं इनके किनारों पर जो अधिकतर परिवर्तन होता है वो तरंगों के द्वारा ही होता है। जब तरंगों का अवनमन होता है, अवनमन का मतलब नीचे की तरफ झुकाव या दबाव पड़ता है, तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है। यानी जब तरंगें जो हैं तटों पर नीचे की तरफ दबाव डालेंगी तो उससे क्या होगा? उससे जल भी तट पर अत्यधिक दबाव डालेगा। और इसके साथ ही साथ सागरी तल पर तलछटों में भी दोलन होता है। सागरी तल पर जो तलछट होते हैं, जो अवसाद वगैरह होते हैं, उनमें भी दोलन या फिर कंपन होता है। सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा जो सुनामी लहरें हैं ये कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। यानी एक तो समुद्र में सामान्य तरंगें होती हैं और कभी कभार उठने वाली सुनामी लहरें भी होती हैं। तो सुनामी जो लहरें होती हैं वो कम समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन लेकर आती हैं। तरंगों के कार्य के अतिरिक्त जो तटीय स्थल रूप हैं कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर करते हैं, जैसे कि स्थल और समुद्री तल की जो बनावट है ये भी निर्भर करती है। उन्मुक्त तट है या जलमग्न तट है, कैसा तट है, ये भी निर्भर करता है। तो इसके आधार पर तरंगें ही कार्य कर पाती हैं। समुद्री जल स्तर को स्थिर या फिर स्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को यहां पर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला भाग जो है इसका वो है ऊंचे चट्टानी तट या फिर जिन्हें जलमग्न तट कहा जाता है। देखिए, इन तटों के सहारे जो तटरेखाएं हैं वो अनियमित होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर तटरेखाएं जो होती हैं वो अनियमित होती हैं और नदियां जो है जलमग्न प्रतीत होती हैं, क्योंकि यहां पर नदियां जो होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नदियां यहां पर निक्षेपण स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं करती हैं, डायरेक्ट आकर समुद्र में मिल जाती हैं, इसलिए यहां पर नदियां जो हैं जलमग्न प्रतीत होती हैं। तटरेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जो होते हैं जलमग्न हो जाते हैं। इन तटरेखा का यहां पर अत्यधिक धसाव हो जाता है, यहाँ पे गर्त टाइप बन जाते हैं तटरेखा पर। तो इस वजह से इन गर्तों में समुद्र का जो जल है वो भर जाता है और यहाँ पर फ्योर्ड तट बनते हैं। जैसा कि हमने आपको फ्योर्ड के बारे में बताया था कि बहुत गहरी जो हिमनद गर्तें होती हैं जिनमें समुद्री जल भर जाता है और जो समुद्र तटरेखा के नजदीक पाई जाती है उन्हें फ्योर्ड कहा जाता है। तो उसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ की जो तटरेखा है, तटरेखा में जहाँ पर गर्त होते हैं वहां पर समुद्री जल जब भर जाता है तो वहां पर फ्योर्ड तट बनते हैं। पहाड़ी भाग यहाँ पर सीधे जल में डूबे होते हैं। यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि यहाँ पर सागरी किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो नदियां वगैरह होती हैं वो निक्षेपित स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि नदियां यहाँ पर सीधे समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऊंचे चट्टानी तटों में अपर्दित स्थल रूप जो होते हैं उनकी बहुतायत होती है, और अपर्दन भी यहाँ पर किससे होता है? तरंगों से होता है, धाराओं से होता है। तो यहाँ पर अपर्दित स्थल रूपों की बहुतायत होती है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगें जो है अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं, जिससे पहाड़ी जो है ये पार्श्व भृगु का आकार ले लेती है। अब देखिए, पहाड़ी और पार्श्व भृगु में अंतर क्या, क्लिफ में अंतर क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं पहाड़ कुछ इस तरह से होता है, पहाड़ ऐसी तो होता है, इसका ढाल जो है एकदम तीव्र नहीं होता है, खड़ा ढाल नहीं होता है। जबकि जो पार्श्व भृगु है, क्लिफ का ढाल जो होता है एकदम तीव्र होता है। अब तीव्र होने का रीजन क्या है? तीव्र होने का रीजन ये है कि लगातार तरंगें जो है इन पर दबाव डाल रही है, यहाँ पे तटों पर दबाव डाल रही है। तो दबाव डालने की वजह से जो ये पहाड़ी है, पहाड़ी एकदम क्लिफ का रूप ले लेती है, एकदम खड़े ढाल का रूप ले लेती है। तो ऐसे करके यहां पर ये पार्श्व भृगु या क्लिफ बन जाते हैं। तरंगों के स्थायी प्रहार से भृगु जो है शीघ्रता से पीछे हटते हैं। अब तरंगें लगातार इन पर दबाव डाल रही हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो भृगु है यानी ये क्लिफ है ये पीछे की तरफ हटने लगती है। और इनके सम्मुख क्योंकि यहां पर लगातार दबाव डालेंगे तो क्या होगा, तरंगों के दबाव की वजह से जो क्लिफ है, क्लिफ का अपर्दन होगा। तो अपर्दन होने से यहां पर क्या है, इसका जो मलबा होगा इसके सामने यहां पर गिर जाएगा, ऐसे करके यहां पर सामने गिर जाएगा। तो ऐसे करके यहां पर इनके सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं, यानी क्लिफ के सम्मुख तरंग घर्षित जो चबूतरे हैं ये तैयार हो जाते हैं। समुद्री भृगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। देखिए, क्लिफ से गिरने वाला जो मलबा है, तो जब ये नीचे गिरता है मलबा तो यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और जो समुद्री लहरें होती हैं इसे अपने साथ ले जाकर दूर निक्षेपित कर देती हैं। जैसे ही तटों के साथ अपरदन आरंभ होता है, जैसे ही यहाँ पर जो क्लिफ है इसका अपरदन जब आरंभ होता है तो बिलांचली प्रवाह में जो आपका गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं तो वो आ जाती हैं। बिलांचली प्रवाह और तरंगें जो होती हैं इस अपरदित पदार्थ को सागरी किनारों पर पुलिन के रूप में, बीचेस के रूप में
और रोदिकाओं के रूप में निक्षेपित करती हैं। इस मलबे को या तो बीज के रूप में, यहाँ पर आप देख पा रहे बीज के रूप में निक्षेपित कर देंगी, या फिर रोदिकाओं के रूप में। रोदिका क्या है, पतली सी यहाँ पर मलबे की पट्टी होती है, उसे रोदिका कहा जाता है। रोदिकाएं जलमग्न आकृतियां हैं, और जब यही रोदिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो इन्हें रोद कहा जाता है। देखिए, रोदिकाएं जो होती हैं वो जलमग्न आकृतियां होती हैं। जब मलबा जो है जल में ही यहाँ पर लंबवत रूप में यहाँ पर जमा हो जाए, इस तरह से जमा हो जाए, इसको रोदिका कहा जाएगा। और जब यही रोदिका जो है बाहर सतह पर निकल आए, क्योंकि यहाँ पे मलबा का निक्षेपण इतना ज्यादा हो जाए कि ये जो रोदिका है ये बाहर दिखाई देने लगे, सतह से ऊपर दिखाई देने लगे, तो इसको रोद कहा जाएगा। ऐसी रोदिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो इसे स्पिट कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसी रोदिका जिसका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो इसे जो है स्प्लिट कहा जाता है। तो ये सैंड स्पिट यहां पर आप देख पा रहे हैं। जब रोदिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं तब लैगून का विकास होता है। देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक रोदिका ही है, और रोदिका की वजह से यहां पर एक खाड़ी का मुख जो है अवरुद्ध हो गया है, तो यहां पर यह समुद्री जल भर गया है। तो ऐसे करके समुद्री जल के भरने की वजह से यहां पर लैगून झील निर्मित हो रही है। कालांतर में लैगून जो है, यानी कुछ समय के बाद लैगून जो है ये स्थल से भाकर लाए गए जो तलछट हैं इनसे भर जाते हैं, और यहां पर तटीय मैदान की रचना होती है। हमारे देश का जो पश्चिमी तट है, यानी हमारा जो वेस्टर्न घाट है, ये ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है, और पश्चिमी तट पर अपर्दित आकृतियां बहुतायत में हैं। यहां पर निक्षेपित स्थलाकृतियां देखने को नहीं मिलती हैं। यहां पर अधिकांश स्थलाकृतियां जो है अपर्दित स्थलाकृतियां हैं। इसके बाद है निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट, जिनको उन्मग्न तट भी कहा जाता है। देखिए, इन तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान और डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं। यानी यहां पर तटीय मैदान भी पाए जाते हैं और यहां पर डेल्टा भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं लैगून और ज्वारी सकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा जो है वो सम या फिर चिकनी होती है, और सागरोन्मुख स्थल जो है मंद ढाल लिए होता है। यानी यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे हमने अभी आपके देखे थे ऊंचे तट देखे थे, ऊंचे तटों में जो ढाल होता था एकदम तीव्र ढाल होता था, खड़ा ढाल होता था, लेकिन यहां पर जो ढाल होता है वो मंद ढाल होता है। तटों के साथ समुद्री पंख मार्सेस और दलदल भी पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है। जैसे हमने देखा था उच्च तटों पर, आपने देखा था वहां पर अपर्दित स्थलाकृतियों की बहुतायत थी, लेकिन यहां पर जो है उन्मग्न तट जो है या अवसादी तट जो है, यहां पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है। जब मंद ढल वाले अवसादी तटों पर तरंगें अवनमित होती हैं तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं। यानी जब यहाँ पर मंद ढाल वाली अवसादी तट हैं, इन पर जब तरंगें टकराती हैं तो इन टकराव की वजह से यहाँ पर जो तल के अवसाद हैं उनमें भी कंपन होता है, और इनके परिवहन से अवरोधिकाएं, लैगून और स्पिट निर्मित होते हैं। यानी वही सब स्थलाकृतियां जो वहां पर हमने आपको बताई थी वही सब यहाँ पर निर्मित होती हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं, जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं। यानी जब इन लैगूनों में अवसादों का निक्षेपण होता है तो अवसादों के निक्षेपण से क्या होता है, यहाँ पर ये दलदल बन जाते हैं, और जब ये पूरी तरह से पट जाते हैं तो यहाँ पर तटीय मैदान का विकास होता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान, सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। अवसादों के अलावा यहाँ पर कभी कभी जो तूफान आते हैं, समुद्री तूफान या समुद्री लहरें आती हैं, सुनामी लहरें वगैरह आती हैं, उनसे यहाँ पर एकदम परिवर्तन आते हैं। बड़ी नदियां जो अधिक नदीभार लाती हैं निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पर नदी का जो वेग है वो अत्यंत कम हो जाता है। तो ऐसे में वो नदी जो है अपने साथ लाए हुए नद्य भार को वहन करने में सक्षम नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या है, निक्षेपण करने लगती है। तो ऐसे करके इस मुहाने पर डेल्टा बन जाते हैं। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं, यानी भारत का जो पूर्वी घाट है वो निचला अवसादी तट है, और इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की भरमार है। इसके बाद है निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट, जिनको उन्मग्न तट भी कहा जाता है। देखिए, इन तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान और डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं। यानी यहाँ पर तटीय मैदान भी पाए जाते हैं और यहाँ पर डेल्टा भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं लैगून और ज्वारी सकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा जो है वो सम या फिर चिकनी होती है, और सागरोन्मुख स्थल जो है मंद ढाल लिए होता है। यानी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे हमने अभी आपके देखे थे ऊंचे तट देखे थे, ऊंचे तटों में जो ढाल होता था एकदम तीव्र ढाल होता था, खड़ा ढाल होता था, लेकिन यहाँ पर जो ढाल होता है वो मंद ढाल होता है। तटों के साथ समुद्री पंख मार्सेस और दलदल भी पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है। जैसे हमने देखा था उच्च तटों पर, आपने देखा था वहां पर अपर्दित स्थलाकृतियों की बहुतायत थी, लेकिन यहाँ पर जो है उन्मग्न तट जो है या अवसादी तट जो है, यहाँ पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है। जब मंद ढल वाले अवसादी तटों पर तरंगें अवनमित होती हैं तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं। नहीं, जब यहाँ पर मंद ढाल वाली अवसादी तट हैं, इन पर जब तरंगें टकराती हैं तो इन टकराव की वजह से यहाँ पर जो तल के अवसाद हैं
उनमें भी कंपन होता है और इनके परिवहन से अवरोधिकाएं, लैगून और स्पिट निर्मित होते हैं। यानी वही सब स्थलाकृतियां जो वहां पर हमने आपको बताई थी वही सब यहां पर निर्मित होती हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं। यानी जब इन लैगूनों में अवसादों का निक्षेपण होता है तो अवसादों के निक्षेपण से क्या होता है, यहाँ पर ये दलदल बन जाते हैं और जब ये पूरी तरह से पट जाते हैं तो यहाँ पर तटीय मैदान का विकास होता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान, सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। अवसादों के अलावा यहाँ पर कभी कभी जो तूफान आते हैं, समुद्री तूफान या समुद्री लहरें आती हैं, सुनामी लहरें वगैरह आती हैं, उनसे यहाँ पर एकदम परिवर्तन आते हैं। बड़ी नदियां जो अधिक नदीभार लाती हैं निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पर नदी का जो वेग है वो अत्यंत कम हो जाता है। तो ऐसे में वो नदी जो है अपने साथ लाए हुए नद्य भार को वहन करने में सक्षम नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या है, निक्षेपण करने लगती है। तो ऐसे करके इस मुहाने पर डेल्टा बन जाते हैं। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं, यानी भारत का जो पूर्वी घाट है वो निचला अवसादी तट है और इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की भरमार है। अब देखिए यहाँ पर तरंग और धाराओं के द्वारा बनने वाले जो अपर्दित स्थल रूप हैं या निक्षेपित स्थल रूप हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपर्दित स्थल रूप। अपर्दित स्थल रूपों में भृगु हैं, वेदिकाएं हैं, कंदराएं हैं और स्टैक हैं। खड़ी ढाल वाले समुद्री तट को भृगु कहते हैं। यानी खड़ी ढाल वाला जो समुद्री तट है उसको भृगु या फिर क्लिफ कहा जाता है। इनकी तलहटी पर मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है। यानी इनकी अगर तलहटी की बात करें तो यहाँ पर मंद ढाल वाला या फिर समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भृगु से प्राप्त सेल मलबे से ढका होता है। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर लगातार जो तरंगें होती हैं यहाँ पर अवनमित होती हैं, इनकी वजह से जो भृगु होते हैं उनका अपर्दन होता है और उनसे अपर्दित पदार्थ जो है नीचे की ओर गिर जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर कुछ भाग जो है समतल प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप हो जाता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। यानी अगर ये प्लेटफॉर्म जो कि यहाँ पर भृगु के मलबे से बना है, अगर ये अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिका कहा जाता है। भृगु की कठोर चट्टानों के विरुद्ध जब तरंगें टकराती हैं तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान की बनाती हैं। इसे गहराई तक ये खोखला कर देती हैं जिससे कि समुद्री कंदराएं बनती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब भृगु से लगातार लहरें टकराती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर भृगु में यहाँ पर कुछ पार्ट खोखला हो जाता है और ये बाद में और ज्यादा गहरा होता जाता है। तो यहाँ से समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है, समुद्री कंदराओं का यहाँ पर निर्माण होता है। देखिए भृगु के निवर्तन से यानी भृगु के टूटने से चट्टानों के कुछ अवशेष जो है तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भृगु का निवर्तन हो गया, टूट गया, तो चट्टानों के कुछ अवशेष अलग थलग यहाँ पे छूट जाते हैं और ऐसी अलग थलग प्रतोदी चट्टानें जो कभी भृगु के भाग थे ये समुद्री स्टैक कहलाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो भृगु का जो अलग थलग भाग है ये खड़ी हुई चट्टान आप देख पा रहे हैं, इसे समुद्री स्टैक कहते हैं। और समुद्री स्टैक भी जो है अस्थायी आकृतियां हैं क्योंकि लगातार लहरें इन पर दबाव डालती हैं तो बाद में इनका भी अपर्दन हो जाता है। अब देखिए इसके बाद अब आपके आ जाते हैं निक्षेपित स्थल रूप। तो निक्षेपित स्थल रूपों में आपके पुलिन हैं यानी बीचेस हैं और टिब्बे यानी ड्यून्स हैं। समुद्री तटीय भागों में बालू, बजरी और गोलास्म आदि के जो उथले जमाव होते हैं इनसे निर्मित स्थलाकृति को पुलिन कहा जाता है। देखिए पुलिन का निर्माण जो है उच्च ज्वारतल और निम्न ज्वारतल के बीच वाले स्थानों में होता है। जिस समय समुद्र में हाई टाइड आता है उस समय समुद्री किनारों पर जिस ऊंचाई तक जल पहुंचता है उसे उच्च ज्वारतल कहा जाता है। जिस समय समुद्र में भाटा आता है, भाटे में समुद्र का जलस्तर नीचे की तरफ चला जाता है तो समुद्र के किनारे पर जिस नीचाई तक ये जलस्तर टच करता है उसे निम्न ज्वारतल कहा जाता है। तो इन बीचेस का निर्माण यानी पुलिन का निर्माण जो है वो उच्च ज्वारतल और निम्न ज्वारतल के बीच वाले स्थान होते हैं उनमें होता है। वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं ये अधिकतर थल से नदियों और सरताओं के द्वारा या फिर तरंगों के पर्दन के द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। यानी कि जिन अवसादों से इनका निर्माण होता है वो अवसाद जो है या तो थल से नदी और सरताएं अपने द्वारा बहाकर लाती हैं, उन्हें निक्षेपित करती हैं, या फिर जो तरंग हैं उन्हें अपर्दित करके भागे लाती हैं। तो ऐसे इनका निर्माण होता है। देखिए पुलिन भी जो है ये स्थायी स्थलाकृतियां नहीं है बल्कि ये अस्थायी स्थलाकृतियां हैं क्योंकि लगातार तरंगें जो है इन पर क्रियाशील रहती हैं, इसलिए ये भी अस्थायी स्थलाकृतियां हैं। अधिकतर जो पुलिन होते हैं वो रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। सिंगल पुलिन में देखिए यहाँ पर एक पुलिन का ही एक प्रकार है सिंगल पुलिन। तो सिंगल पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं और गुलास्मिकाएं होती हैं, यानी इसमें अत्यधिक छोटी छोटी गुटिकाएं होती हैं, गुलास्मिकाएं होती हैं। तो ऐसे पुलिन जो होते हैं उनको सिंगल पुलिन कहा जाता है। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है। यानी पुलिन के ठीक पीछे ये आपका पुलिन वाला एरिया है, इसके ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं। तो ये जो रेत है ये रेत भी हवा वगैरह के प्रभाव की वजह से पुलिन से उठकर आगे जाके जमा हो जाती है, एक ढेर के रूप में जमा हो जाती है, तो इसको टिब्बा कहते हैं। तो पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत जो है टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है, तो इसे टिब्बा कहा जाता है, ड्यून्स कहा जाता है। इसके बाद है
रोदिका, रोद तथा स्पिट। देखिए समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगल की जो कटक है ये अपतट रोदिका कहलाती है। और देखिए अपतट रोदिका जो है जलमग्न स्थिति में होती है, यानी ऊपर से दिखाई नहीं देती है बल्कि समुद्र में ही होती है। ये अपतट रोदिका समुद्र में ही होती है। ऐसी अपतटीय रोदिका जो रेत के अत्यधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोद रोदिका या बैरियर बार कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये रेत के अत्यधिक निक्षेपण की वजह से जो आपकी रोदिका है ये ऊपर दिखाई देने लगी है, तो इसे रोद रोदिका कहा जाता है। अपतटीय रोद और रोदिकाएं प्राय या तो खाड़ी के प्रवेश पर या फिर नदियों के जो मुहाने होते हैं उनके सम्मुख ही बनती हैं। कई बार इन रोदिकाओं का एक सिरा जो है खाड़ी से जुड़ जाता है और इन्हें स्पिट कहते हैं। कई बार क्या होता है ये रोदिकाएं जो होती हैं इनका सिरा जो खाड़ी है खाड़ी के मुहाने से जुड़ जाता है, तो ऐसे करके जब खाड़ी के मुहाने से जुड़ जाता है तो उसको स्पिट कहा जाता है। रोदिकाएं, रोद और स्पिट जो हैं ये धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला जो द्वार होता है तंग हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक रोदिका है और स्पिट है, और यहाँ पर क्या है खाड़ी का मुहाना है इस तरह से। तो धीरे धीरे खाड़ी के मुहाने पर बढ़ते गए तो इससे क्या हुआ जो खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला मुंह था ये तंग हो गया, और तंग होने की वजह से यहाँ पर खाड़ी में क्या है जल, समुद्री जल ये फंस जाता है। तो इस तरह कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है। तो लैगून क्या है, समुद्री जल ही है। तट या रोदिका के बीच बंद या अंशतः बंद सागरी जल को लैगून कहा जाता है, और वास्तव में लैगून जो है खारे पानी की झील होती है। देखिए रोदिकाएं या फिर पुलिन स्तूप, मैंग्रोव ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये समुद्री लहरों को या फिर जिस समय सुनामी लहरें आती हैं उनकी आक्रामकता को कम करते हैं, उनकी आक्रामकता को झेलते हैं। तो रोदिकाएं जो होती हैं तूफान और सुनामी लहरों के समय जो इनका जो आक्रमण होता है उसमें सबसे पहले डिफेंड करती हैं, उस समय सबसे पहले बचाव करती हैं। इसके बाद फिर आपके रोद पुलिन आ जाते हैं, पुलिन स्तूप आ जाते हैं, मैंग्रोव आ जाते हैं जो इनकी प्रबलता को कम करते हैं ताकि मानवीय हानि कम से कम हो। तो इसी वजह से कहा जाता है कि कभी भी जो समुद्र के किनारे जो भी स्थलाकृतियां हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप उनसे छेड़छाड़ करते हैं तो ऐसे में जो मानवीय क्षति है उसके होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। देखिए जैसा कि हम लोग पहले से पढ़कर आए हैं कि गतिशील वायु ही पवन होती है, और जब वायु गर्म होती है तो गर्म होने पर ये हल्की हो जाती है, हल्की होने के साथ ये ऊपर की ओर उठने लगती है। और जब वायु ठंडी होती है, ठंडी होने पर सघन हो जाती है, और सघन होने पर ये धरातल पर उतरने की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। ये सब बातें हम पहले से पढ़कर आए हैं। पवन का अधिकतर कार्य जो है मरुस्थलों में होता है, यानी पवन जो है मरुस्थलों में अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारक मानी जाती है। क्योंकि मरुस्थल जो है शीघ्रता से गर्म होते हैं और शीघ्रता से ठंडे भी हो जाते हैं। जब मरुस्थलों का धरातल एकदम गर्म हो जाता है तो वहां पर उसके ऊपर की जो वायु होती है ये भी गर्म हो जाती है, और वायु गर्म होकर हल्की होकर प्रक्षुब्धता के साथ यानी टर्बुलेंस के साथ एकदम ऊर्ध्वाधर गति करती है। अगर इसके मार्ग में कोई रुकावट आ जाती है तो रुकावट आने पर भंवर या फिर वातावृत यहाँ पर बनते हैं। जैसा कि आप देख पा इस तरह के वातावृत यहाँ पे बनते हैं। कई बार आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो मई या जून के महीने में आपने देखा होगा एकदम से आंधी टाइप बनती है, एकदम से आपने देखा होगा मिट्टी का एक गुबार टाइप इस तरह से उठ जाता है, तो वो भंवर टाइप बोला जाता है। तो यहाँ पर भंवर या वातावृत यहाँ पर बनते हैं, और अनुवात एवं उत्वात प्रभाव उत्पन्न होता है। अनुवात का मतलब क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पवन अगर गर्म होती है तो गर्म होने पर ये ऊपर उठने लगती है, और जैसे ही ये वायुमंडल की ऊपरी सतहों में पहुंचती है तो ऊपर उठने पर तापमान में गिरावट आने की वजह से ये ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने पर ये फिर से नीचे की ओर उतर जाती है। तो यहाँ पर अनुवात यानी अपड्राफ्ट और डाउनड्राफ्ट एक प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ तीव्र गति से चलती हैं, यानी कि पवनें जो है ये धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती हैं, और उनके मार्ग में अगर रुकावट आती है तो पवनों में विक्षोभ उत्पन्न होता है। पवन अपवाहन, घर्षण आदि के द्वारा अपर्दन करती है। देखिए अपवाहन में पवन जो है धरातल से चट्टानों के छोटे कण और धूल कणों को उठाती है, और पवन के परिवहन की प्रक्रिया में ये जो छोटे कण और धूल के कण हैं ये औजारों की तरह जो धरातल की चट्टान है इन पर चोट करते हैं और उनका घर्षण करते हैं। यानी जिस समय पवन प्रभावित होती है तो पवन के साथ मौजूद ये छोटे कण और धूल कण जो हैं चट्टानों से टकराते हैं और चट्टानों में घर्षण उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे चट्टानों का अपर्दन होता है। मरुस्थल जो होते हैं वनस्पत विहीन होते हैं, यानी मरुस्थलों में वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा मरुस्थलों में दैनिक तापांतर भी काफी ज्यादा होता है, यानी दिन और रात का तापमान भी काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह से यहाँ पर यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय जो है की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है। रासायनिक और यांत्रिक अपक्षय यहाँ पर चट्टानों में बहुत ज्यादा होता है। मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन के द्वारा ही उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे वर्षा और वृष्टि धोवन से भी ये प्रभावित होता है। देखिए वैसे तो मरुस्थलों में सबसे प्रमुख कारक पवन है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी वर्षा भी होती है, और जब यहाँ पे वर्षा होती है तो वर्षा भी बहुत भयंकर तरीके से होती है।
क्योंकि मरुस्थलों में वनस्पति वगैरह होती नहीं है, तो वनस्पति के अभाव में जब यहाँ पे वर्षा होती है तो वर्षा होने से यहाँ पर वृष्टि धोवन होता है, यानी पूरी की पूरी जो ऊपर की सतह होती है वो धुल जाती है। इसे सीट वास कहा जाता है। अब यहाँ पर मरुस्थलों के जो अपरदनात्मक स्थल रूप हैं उनके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहला है पेडिमेंट और पदस्थली, यानी पेडिमेंट और पेडिप्लेन। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल जो होते हैं वो पेडिमेंट कहलाते हैं। जैसे ये आपका पर्वत है ना, तो पर्वतों का ये पाद वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो यहां पर या तो मलबा रहित या मलबा सहित जो मंद ढाल है इसको पेडिमेंट कहा जाएगा। पेडिमेंट का निर्माण जो है पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन, यानी पर्वत का जो अग्रभाग है, ये वाला भाग है, इसके अपर्दन, मुख्यतः अपर्दन जो है सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाड़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से इसका अपर्दन होता है। तो ऐसे करके पेडिमेंट का निर्माण होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है, जिसके पीछे एक भृगु या फिर मुक्त पार्श्व होता है, तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व जो है पीछे हटने लगता है। देखिए यहां भी सेम वही प्रक्रिया है जैसा कि हमने जो समुद्री लहरों का कार्य देखा था, जिसमें क्लिफ में हमने देखा था कि समुद्री लहरें जो है लगातार क्लिफ पर दबाव डालती हैं, लगातार दबाव की वजह से क्लिफ जो होते हैं वो कट जाते हैं, क्लिफ का अपर्दन हो जाता है, क्लिफ जो है पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी है, यानी मरुस्थलों में भी जो भी चट्टाने हैं, तो जो चट्टाने हैं, चट्टानों पर लगातार एक साइड से जो अपर्दन होगा तो चट्टाने जो है पीछे की ओर हटने लगती हैं। अपर्दन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण या बैक वाशिंग के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन या पीछे हटने की क्रिया कहते हैं, यानी इसको पृष्ठ क्षरण या फिर समानांतर निवर्तन की क्रिया इसको कहा जाता है। देखिए यहां भी वही बताया गया है कि जब पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल इंसियल वर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं, यानी जब लगातार पर्वत का एक तरफ से अपर्दन होता जाएगा तो क्या होगा, यहां पे पर्वत का अवशिष्ट भाग बचेगा, जिसको इंसियल वर्ग कहा जाता है। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृतिविहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पैडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लगातार जब अपर्दन होता जाता है तो यहाँ की जो पर्वत वगैरह होते हैं या फिर जो संरचनाएं होती हैं उनका अपर्दन हो जाता है, उनके अवशिष्ट रूप बचते हैं और एक समतल मैदान यहाँ पे तैयार हो जाता है, जिसको पैडी प्लेन या फिर पदस्थली कहा जाता है। अब है प्लाया। देखिए पर्वतों और पहाड़ियों के बेसिन के मध्य में अवसादों के जमाव से एक लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ दोनों तरफ पर्वत या पहाड़ हैं, इनके बेसिन के मध्य में यानी मध्य वाले पार्ट में यहाँ पर एक आप देख पा रहे हैं अवसादों का जमाव हुआ है, इससे यहाँ पर एक समतल मैदान की रचना हुई है और कालांतर में पर्याप्त जल उपलब्ध होने की वजह से यह मैदान जो है उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार की जो उथली जल झीलें होती हैं वो प्लाया कहलाती हैं। देखिए प्लाया में चूंकि ये मरुस्थल में बनते हैं तो प्लाया में बाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, तो बाष्पीकरण की वजह से यहाँ पर जल जो है वो अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे प्लाया मैदान जो कि लवणों से भरे होते हैं वो कल्लर भूमि या फिर क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं, एल्कली फ्लैट्स उन्हें कहा जाता है। इसके बाद है अपवहन गर्त या फिर गुहा। देखिए पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या फिर असंगठित मिट्टी का अपवहन होता है और इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं। यानी जब पवनों का एक ही दिशा में लगातार स्थायी प्रवाह होता है तो चट्टानों में क्या होता है, अपक्षय होता है और वहां पर जो असंगठित मिट्टी होती है वो वहां से उठ के पवन के साथ चली जाती है, तो ऐसे करके उसमें उथले गर्त निर्मित होते हैं और इन उथले गर्तों को अपवहन गर्त कहा जाता है। जब तीव्र वेग से चलती हुई पवन जिसके साथ अपवहन में धूल कण या छोटे कण होते हैं, तो जब किसी चट्टान से टकराती है तो वहां पर क्या होता है, चट्टानी सतह का अपघर्षण होता है। तो ऐसे करके वहां पर चट्टानी सतह पर पहले उथले गर्त बनते हैं जिन्हें वात गर्त कहा जाता है और बाद में जब ये वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं तो इसे ही गुफा कहते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर नहीं दिखाया गया है, तो इसे जो गुफा कहा जाता है। अगला है इसमें छत्रक, मशरूम, टेबल और पीट का सेल। देखिए मरुस्थलों में कुछ प्रत्युदी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष होते हैं जिनके आधार तो पतले होते हैं और ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं। यानी आधार तो पतले हैं लेकिन ऊपरी भाग जो विस्तृत हैं, गोल हैं, टोपी के आकार के होते हैं और छत्रक के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें छत्रक या फिर मशरूम कहा जाता है। कभी कभी प्रत्युदी चट्टानों की ऊपरी हिस्सा है ये मेज की भांति विस्तृत होता है, मेज की भांति दिखाई देता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठका की भांति खड़े होते हैं, तो इसे टेबल और पीठ का सेल कहा जाता है। यानी कभी कभी क्या होता है, ऊपरी हिस्सा एकदम टेबल की भांति दिखने लगता है तो इसको टेबल या फिर पीठ का सेल कहा जाता है। अब बात करते हैं निक्षेपित स्थल रूपों की। देखिए पवन के द्वारा जो बारीक रेत के कण होते हैं
उनका परिवहन अधिक ऊंचाई पर और अधिक दूरी तक होता है। और जैसा कि आप जानते हैं पवन का वेग कम या ज्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग इसके कणों का जो है अपवहन होता है। अगर पवन का वेग ज्यादा होगा तो कणों का अपवहन दूर तक होगा, और पवन का वेग कम है तो कणों का अपवहन दूर तक नहीं हो पाएगा। और अपवहन के दौरान भी अगर वेग कम होगा तो मोटे कण जो होंगे वो पहले निक्षेपित हो जाएंगे और महीन या बारीक कण दूर जाकर निक्षेपित होंगे। तो यहां पर वही प्रक्रिया बताई गई है कि पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले जाते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं, जिसे साल्टेशन कहा जाता है। यानी कि पवन जब प्रवाहित होती है तो उसके साथ जो मोटे कण होते हैं, क्योंकि मोटे कण अधिक ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में वो धरातल से चिपक कर ही उड़ते हैं। तो ऐसे में वो धरातल से जब टकराते हैं तो धरातल से टकराने पर यहां पर क्या होता है, घर्षण होता है। तो इस प्रक्रिया को साल्टेशन कहते हैं। पवनों के द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार और भार के अनुरूप होता है। अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थों की छटाई का काम भी हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पवन अपने साथ जो भी अपवहन करती है उसमें जो भी कण होते हैं उनके आकार और भार के अनुरूप होते हैं। अगर उनका आकार और भार बहुत ज्यादा है तो उनका अपवहन बहुत दूर तक नहीं हो पाएगा। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण की प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी कि भारी कण पहले निक्षेपित होते हैं और हल्के कण दूर जाकर निक्षेपित होते हैं। निक्षेपित स्थलाकृतियों में अब आपके आ जाते हैं बालू टिब्बे या सैंड ड्यून्स। जो आपके उष्ण शुष्क मरुस्थल होते हैं वो बालू टिब्बों के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होते हैं। बालू टिब्बों के निर्माण के लिए अवरोध का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी जब तक अवरोध नहीं होगा तब तक इनका निर्माण नहीं होगा। तो अवरोध कैसे होता है, या तो एक साइड में कोई पर्वतीय सतह हो या फिर कोई ऊंचाई वाला स्थान हो, तो ऐसे करके वहां पर अवरोध की वजह से बालू टिब्बों का निर्माण होता है। बालू टिब्बे जो है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें नवचंद्राकार टिब्बे, जिनकी भुजाएं जो पवनों की दिशा में निकली होती हैं, इन्हें बरखान भी कहा जाता है, तो इनको नवचंद्राकार टिब्बे कहा जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो ये इनकी भुजाएं जो पवनों की दिशा में निकली होती हैं तो इन्हें बरखान भी कहा जाता है। इसके अलावा आ जाते हैं परवलयिक बालू का टिब्बे। देखिए, जहां रेतीली धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है वहां पर परवलयिक बालू का टिब्बों का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पैराबोलिक बालू का टिब्बे यहां पे बन रहे हैं। इसके अलावा इसमें सीप भी होता है। देखिए, सीप जो है ये बरखान की भांति होते हैं और इनमें केवल एक ही भुजा होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें केवल एक भुजा ही होती है, तो इसे सीप कहा जाता है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य टिब्बे यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल ड्यून्स बनते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब रेत की आपूर्ति कम हो और पवनों की दिशा लगातार स्थायी रहे तो इस तरह से लंबवत कटक टाइप यहां पर रेत का निक्षेपण होता है। यह अत्यधिक लंबाई और कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। इसमें अगले हैं अनुप्रस्थ टिब्बे। देखिए, अनुप्रस्थ टिब्बे जो हैं ये प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। जिस समय मान लीजिए दिशा इस साइड की है तो उनके समकोण पर ये टिब्बे इस तरह से बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर होता है। यानी यहां पर पवनों की दिशा निश्चित होती है, लेकिन रेत का जो स्रोत होता है वो पवनों की दिशा के समकोण पर होता है। तो इस प्रकार के जो टिब्बे बनते हैं उन्हें अनुप्रस्थ टिब्बे कहा जाता है। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। देखिए, ये अध्याय जो है क्लास 11 भौतिक भूगोल की किताब का सबसे लंबा अध्याय है और यहां पर जो भी स्थलाकृतियां बताई गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनसे अक्सर यूपीएससी परीक्षा या फिर राज्य स्तरीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इस अध्याय को बहुत अच्छे से तैयार करना, क्योंकि अक्सर हर साल के पेपर में आपको इस अध्याय से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। देखिए, इसके अलावा अब पहले की तुलना में अब आपकी स्टडी को मैंने और आसान कर दिया है। अब मैंने जो नोट्स मेकिंग का जो टास्क था, पहले जो मैं नोट्स बनवाता था वो मैंने खत्म कर दिया। अब मैंने डायरेक्ट नोट्स देने की परंपरा स्टार्ट की है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपका समय बच जाएगा। आप उस समय को सदुपयोग करके अन्य विषयों को भी तैयार कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।